One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 5 तालिबे इल्म इम्तिहान से बचने के लिए यूनिवर्सिटी की एक तजवीज से फायदा उठाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत अगर वो कॉलेज में होने वाली किसी तकरीब में हिस्सा लें तो उस साल इम्तिहान देने से बच सकते हैं। इसलिए वो सब यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद होने वाले ड्रामे में हिस्सा लेने के बारे में सोचते हैं। मैडम सबीना उन्हें 2 कम मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में नोट्स लिखने को कहती हैं। इस बारे में मालूमात हासिल करने वो सब रिटायर्ड प्रोफेसर अलवी से मदद मांगने जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज का एक दूसरा ग्रुप भी इस ड्रामे में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप को ये पता चलता है कि राज और उसके साथी इस ड्रामे को लेकर संजीदा नहीं हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो प्ले को हथियाने का मंसूबा बनाते हैं। प्रोफेसर अलवी के जरिए आज़ादी से जुड़ी शख्सियात और उनसे जुड़े वाक़यात सुनने पर राज और उसके साथियों की दिलचस्पी बढ़ने लगती है। आइए अब देखते हैं कारवाने आज़ादी की 5वीं किस्त। ठीक कह रही हो, लेकिन कल मैडम सबीना को रिसर्च वर्क कैसे दोगी? करेंगे कुछ तो। वो क्या कहते हैं, जुगाड़। हाउ फनी, जुगाड़। अच्छा मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, पर मिलती रहना। श्योर। कौन थी ये ज़ेबा मेरी फ्रेंड है। अरे सुनो सुनो दोस्तों, हुब्बुल वतनी पर मैंने चंद शेर कहने की कोशिश की है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सुनाऊं? हाँ राज मियाँ, इरशाद इरशाद, सुनाओ सुनाओ। शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि अपने गुलशन में हर एक फूल खिलाए रखिए, अपने गुलशन में हर एक फूल खिलाए रखिए, मौसमे गुल ही का माहौल बनाए रखिए। अपने गुलशन में हर एक फूल खिलाए रखिए, मौसमे गुल ही का माहौल बनाए रखिए। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। कल ना मैं देशभक्ति के गीतों की किताब पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि आज तुम लोगों के साथ आके एक गेम खेलूंगा। कौन सा? मैं तुम्हें 2 कीवर्ड्स का हिंट दूंगा और तुम्हें बताना है कि गाना कौन सा है, ठीक है? हाँ राइट। भारत और जान। चलो कवैया मैडम शुरू करो। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक गेस किया तुमने। वेरी गुड यार, वेरी नाइस।
बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये रोजा फिल्म का गाना था और ये गाना तो आजकल मेरी जबान पर हर दम छाया रहता है। जानते हो इसके लिरिक्स पीके मिश्रा ने लिखे थे और ए आर रहमान ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था। चलो एक और गाने का हिंट देता हूं, इस गाने को गैस करो तो मानो। देश जान। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। वाह, वेरी नाइस है ना, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। चलो अब ये गाना गैस करके दिखा दो तो मान जाओ, फिर मैं तुम्हें इस गाने के बारे में एक बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा। कौन सा? कदम और खुशी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शे वतन बढ़ाए जा। जानते हो ये गाना सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का रेजिमेंटल क्विक मार्च था और इस गाने को कलमबंद किया था कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। और ये गाना आज इंडियन आर्मी का रेजिमेंटल क्विक मार्च है। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने कई देशभक्ति के गीत कलमबंद किए। सुभाष चंद्र बोस ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें मौका भी दिया। चलो ये गाना गैस करो, बुलबुले गुलसिता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। वेरी नाइस है ना, वेरी नाइस। अब ये गाना गैस करो, हमको और कसम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। बिल्कुल सही। चलो अब लास्ट गाना, और इस गाने में जो मैं हिंट दूंगा वो थोड़ा अलग होगा। मैं उस गाने की अंग्रेजी की ट्रांसलेशन बताऊंगा और तुम लोगों को बताना है कि ये गाना कौन सा है। रेडी? तो हिंट है आई बाउ टू दी मदर। मैं रिपीट करता हूं, आई बाउ टू दी मदर। सोचो सोचो, बहुत फेमस गाना है, हम सब ने गाया होगा ये गाना। बड़ा आसान हिंट है ये। चलो एक और हिंट देता हूं, और इस हिंट के बाद तो तुम लोगों को गेस कर ही लेना चाहिए। ये एक बहुत ही मशहूर पोएम है एक नॉवेल से। अब ये बहुत बड़ा हिंट मैंने दे दिया है। गवैया मैडम तुम तो बता दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बिल्कुल सही। ये गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल आनंद मठ से एक कविता है। ये बंगाली और संस्कृत में लिखी गई थी। जानते हो, हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1950 में इस गाने की पहली 2 पंक्तियों को हिंदुस्तान के नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला है। और क्या तुम जानते हो कि आजादी की लड़ाई में ये गाना मुल्क की आजादी की चीख बना। बड़ी बड़ी रैलीज वंदे मातरम चिल्लाती हुई नारे लगाती। अंग्रेजों को लगा कि ये नारा कहीं मुल्क की यकजहती का सबब न बन जाए, तो उन्होंने एक बार तो इस नारे पर ही बैन लगा दिया और कई आजादी के मतवालों को जेलों में डाल दिया। बड़ी जान है इस गाने में। जल्दी करो, प्रोफेसर अलवी के घर भी जाना है। हाँ, आज उनसे कहेंगे कि वो अलग तरह की कहानियां सुनाएं। मुझे तो इतना मजा आ रहा है ये किस्से सुनने में कि मुझे दादी की सुनाई बचपन की कहानियां याद आने लगी हैं। मगर अफसोस, ये मजा सिर्फ 7 दिनों का है। 10 तारीख को हम प्रोफेसर अलवी को कह देंगे बाय बाय, टाटा। मैडम, ये कैसे हो सकता है? हम शुरू से प्ले करते आए हैं और वो देखा नहीं कभी उन्हें थिएटर में, और आपने इतना कमाल का प्ले उनके हवाले कर दिया। हाँ मैम, ये तो बहुत बुरी बात है। अरे उनके हवाले नहीं किया, उन्हें एक असाइनमेंट दिया है। 2 कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी पर रिसर्च वर्क तैयार करके लाने का। यानी आपने उन्हें एंट्री तो दे दी ना? और मैम, अगर उन्होंने अच्छा रिसर्च वर्क कर दिया तो उन्हें स्क्रिप्ट लिखने को कहूँगी। और अगर अच्छी स्क्रिप्ट भी लिख दी तो डेफिनेटली उन्हें कंसीडर किया जाएगा। आप लोग अगर अप्लाई करते तो आपको भी असाइनमेंट दे दिया जाता, तब शायद आप दोनों को रिसर्च वर्क दे देती। अब भी क्या बिगड़ा है? अभी भी आप हमें एक असाइनमेंट दे सकती हैं। हम परसों तक दे देंगे उनके साथ, आप फिर कंपेयर कर लीजिएगा। हाँ मैम, आप हमें मौका तो दीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप भी किन्हीं 2 कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी पर नोट्स बनाइए परसों तक और ले आइए। जी मैडम। मैडम, सच तो ये है कि उन्हें शहीदों के बारे में कुछ नहीं पता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम, वो हीना। सबा, तुम चुप रहो। हमें मालूम पड़ा है, पक्का मालूम पड़ा। ठीक है, परसों पता चल जाएगा। और मैडम, उनकी मालूमात, उनका रिसर्च वर्क अगर अप टू द मार्क ना हुआ तो? अगर आपका रिसर्च वर्क और नॉलेज ज्यादा हुई तो यह ड्रामा आपको दे दिया जाएगा। मैडम, आपने उन्हें स्क्रिप्ट लिखने को तो कहा ही नहीं, फिर आप रिसर्च वर्क कंपेयर कैसे करोगे? हाँ, लिखने को तो नहीं दिया, पर नोट्स तो बनाए होंगे, राइट अप तो तैयार करके लाएंगे। नोट्स तो मैडम उन लोगों ने नेट से डाउनलोड कर लिए होंगे। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, परसों वो नोट्स या राइटअप्स लेके आएंगे, परसों हम स्क्रिप्ट ही ले आएंगे, आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यही फैसला हुआ। जब वो 2 कम जाने माने मुजाहिदों पर नोट्स लेकर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप स्क्रिप्ट ला रहे हैं। जिसका काम अच्छा हुआ उसे ड्रामा रिवार्ड कर दिया जाएगा। जी मैडम। ठीक है, हमें मंजूर है। तो हम परसों मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल मैम। आप बेफिक्र रहिए, हम ही जीतेंगे। मैडम, हम ही जीतेंगे। और मैम, हम आपको एम्बैरेसमेंट में नहीं डालना चाहते, इसीलिए अभी से प्ले की फाइनल स्क्रिप्ट और दूसरी तैयारियां भी शुरू कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए मैडम, क्योंकि उनको जितना पता है वो हमें मालूम है।
ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ, कम इन, आओ बैठो। थैंक यू सर। सर, आज जंगे आज़ादी का कोई नए तरह का कारनामा सुनाइए। भाई ये तो आपने बड़ी मुश्किल फरमाइश कर दी कि कोई नई तरह का कारनामा सुनाया जाए। सर, आपके पास तो इस मौजू का पूरा जखीरा है। ये भी तो समझो कि जखीरे में से ढूंढना बड़ा दुश्वार होता है। अरे हाँ, एक किस्सा याद आया जो एहसास दिलाता है कि हर आदमी को अपने वतन की मिट्टी से प्यार होता है, चाहे वो वतन से दूर ही क्यों न चला जाए, उसका दिल वतन के लिए ही धड़कता है। सर, क्या ये जनाब वतन से मेरा मतलब है इंडिया से बाहर रहते थे? अरे एक नहीं, सारे मुजाहिदीन आज़ादी मुल्क से बाहर ही रहते थे। सर, क्या ये बहुत ज्यादा थे जो फॉरेन में रहते थे? अरे बहुत से भी ज्यादा, हजारों। वाह। हाँ, हजारों की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई की जो हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों ने लड़ी, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए। इसे एनआरआई का गदर भी कहते हैं, स्टोरी ऑफ एनआरआई रेवोल्यूशन। और उस पार्टी को गदर पार्टी कहते थे। गदर पार्टी 10 मई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के बाहर वुड स्ट्रीट के छोटे से मकान में बनी। क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है। गदर पार्टी में शुरू में नौजवान ही शामिल थे जो अमेरिका और कनाडा में खेती और बागवानी के काम करते थे। इन चंद सरफरोशों ने अपनी मादरे वतन की गुलामी की जंजीरों को काटने की कसम खाई और अपना सर हथेली पर रखकर मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। वाह, क्या जज्बा है। मुसल्ला होकर गदर पार्टी के मेंबरान बहुत बड़ी तादाद में पिस्तौलें, रिवॉल्वर, बंदूकें वगैरह जमा करने लगे। उन्होंने उन हथियारों को हिंदुस्तान पहुंचाने के लिए एक जापानी जहाज कामागाटामारू का इंतजाम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जहाज 23 जुलाई 1914 को वैंकूवर कनाडा से चलकर याकोहामा जापान व हांगकांग होता हुआ बजबज घाट कोलकाता बंदरगाह पर पहुंचा। उस जहाज में बहुत से हथियार रखे गए थे। वाह। उसी जहाज में कई बड़े बड़े हिंदुस्तानी लीडर भारत पहुंचने के लिए सफर कर रहे थे। उस जहाज के कोलकाता पहुंचने से पहले ही इसकी इत्तला ब्रितानवी सरकार को मिल गई थी। बरतानवी सरकार को पता नहीं कैसे हमेशा खबरें लग जाया करती थी। फौज और पुलिस ने इस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। इस जद्दोजहद में 18 इनकलाबी नेता मारे गए, लेकिन बहुत से भाग निकलने में कामयाब हो गए और बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के अलावा जापान में रह रहे हिंदुस्तानियों ने भी रास बिहारी बोस से मुतासिर होकर भारत पहुंचने और इस मुसल्लह जद्दोजहद में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने हिंदुस्तान पहुंचने के लिए कोरिया नामक जहाज का इंतजाम किया। वो जहाज 29 अगस्त 1914 को सैन फ्रांसिस्को से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। इन सभी जहाज़ों पर बहुत बड़ी तादाद में हथियार थे। ये जहाज मुख्तलिफ जगहों पर रुकता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत की तरफ चल पड़े। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को अपनी खुफिया एजेंसियों की मार्फत गदर पार्टी की हरकतों की पूरी जानकारी मिलती रहती थी। अंग्रेजी सरकार की खुफिया एजेंसी थी बहुत स्ट्रांग। हिंदुस्तान में वापस आने वाले इनकलाबियों की तादाद तकरीबन 8000 तक पहुंच गई। हिंदुस्तान पहुंचने पर कई इनकलाबियों ने फौजी छावनियों में राब्ता बनाकर सिपाहियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए तैयार किया।
ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। और हाँ, इस बगावत की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई, लेकिन इस प्लान की जानकारी अंग्रेज सरकार को एक हफ्ता पहले ही मिल गई, जिसकी वजह से लगभग 1000 लोगों को गिरफ्तार कर पंजाब की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। ओह नो, हफ्तों पहले मिल गई। अरे गद्दार तो हिंदुस्तान में बहुत भरे पड़े हैं। वहां उन पर लाहौर में बहुत से मुकदमे चलाए गए। अब बताता हूं सिंगापुर की बगावत के बारे में। यस सर। जब ये कोरिया नाम का जहाज अमेरिका से चलकर हिंदुस्तान की ओर जा रहा था, तब ये कुछ दिन सिंगापुर में ठहरा। सिंगापुर पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। वहां कुछ गोरे अफसरों के अलावा 300 हिंदुस्तानी फौजियों का दस्ता भी रहता था। वहां गदर पार्टी के लीडर भाई संतोष सिंह पहले ही इन सिपाहियों को गदर के लिए तैयार कर रहे थे। वो कैसे सर? उन्होंने कोरिया पर सफर कर रहे लीडरों से राब्ता बनाकर उन्हें हिंदुस्तानी फौजियों को मुखातिब करने को कहा, जिसे मंजूर कर पंडित परमानंद जी ने अपनी तकरीर में अंग्रेजों को खिलाफ गदर करने के लिए सिपाहियों को उकसाया। नतीजतन इन इनकलाबी फौजियों ने कई अंग्रेज अफसरों को जान से मार डाला और सिंगापुर जजीरे पर कब्जा करके वहां आजाद हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया। गुड। सिंगापुर जजीरे पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तानी झंडा फहरा दिया। अरे वाह। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इस गदर में 33 अंग्रेज अफसर और उनके वफादार लोग मारे गए। गदर करने वालों में से 2 को फांसी दे दी गई, 38 सिपाहियों को गोली से उड़ा दिया गया और 125 सिपाहियों को उम्र कैद की सजा देकर हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया। और इस तरह ये फौजी गदर नाकामयाब कर दिया गया। गदर पार्टी अंग्रेज सरकार का तख्ता तो नहीं पलट सकी, मगर इस पार्टी के जांबाज गदरी बाबाओं ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आज़ादी का बिगुल बजाने में कामयाबी ज़रूर पाई। तो ये थी एक अलग तरह की लड़ाई जिसे हम कभी याद नहीं करते अपने यौम आज़ादी पर। कमाल है सर, इसका जिक्र भी नहीं है हमारी किताबों में। यही तो अफसोस की बात है। चलो तुम लोग चलो, नमाज का वक्त हो चुका है। हाँ, ये कुछ और कम जाने माने मुजाहिदों पर रिसर्च वर्क है जो मेरे एक रिसर्च स्कॉलर ने काम किया था अपनी पीएचडी के दौरान। इसे भी पढ़ लेना। सर, ये तो बहुत जबरदस्त रिसर्च वर्क लगता है। बहुत मेहनत की है इन जनाब ने। अब मेहनत करने की आपकी बारी है। इसी की जमीन पर आप अपना रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं और कल आप बताना कि क्या क्या हुआ। जी सर। बड़ी टेंशन हो रही है यार। जमील आया नहीं अभी तक? शायद उसकी अपने दोस्त से मुलाकात ही ना हुई हो। यार ये कैसे हो सकता है? कल फोन पर मेरे सामने ही तो उसने फिक्स किया था। कहीं उसके दोस्त को स्क्रिप्ट मिली ही ना हो। उसने भी तो अपने कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के रिकॉर्ड से निकलवानी थी। बड़ी टेंशन हो रही है यार, बीपी हाई हो रहा है मेरा तो। इससे तो अच्छा था हम खुद ही स्क्रिप्ट लिख देते। रजिया, टेंशन की बात तो है यार। अब 2 दिन में स्क्रिप्ट लिखी भी तो नहीं जा सकती थी। 8-10 दिन का वक्त मिलता तो हम अपनी ही ऐसी स्क्रिप्ट बना लेते जो सच में अवार्ड के काबिल होती। ओह, जमील आ गया। थैंक गॉड जमील आ तो गया। हाँ, उसके हाथ में एक फाइल तो है। उसकी चाल बता रही है कि काम हो गया। उसी में स्क्रिप्ट होगी, देखना तुम।
अरे वाह, लगता है काम बन गया। सॉरी यार, लेट हो गया था फोटोकॉपी करवाने में। अरे वाह, तो आपने 2 कम जाने माने मुजाहिदों पर राइट अप लिख लिया? मैडम, हम पांचों ने एक एक मुजाहिदे आज़ादी पर लिखा है। यानी कुल 5? जी। मगर मैंने तो सिर्फ 2 के लिए कहा था। चलो ठीक है, दिखाइए। मैडम, ये मेरा है। तो आपने किस हस्ती पर लिखा है? अजीजन बाई पर मैम। अजीजन? ये कौन थी? ये नाम तो मैंने कभी पढ़ा या सुना नहीं। कानपुर की एक रक्कासा थी। रक्कासा? जी मैम। पेशवा नाना साहब ने 7 जून 1857 को हिंदी और उर्दू में ऐलान किया था कि हिंदू और मुसलमान मजहब का फर्क मिटाकर इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग में हिस्सा लें। तब अजीजन नाना साहब की फौज में भर्ती हो गई थी और वे अपनी रेजिमेंट की खास पोशाक पहनती थीं जिसमें कई मेडल लगे होते थे। मगर उन्होंने नाना साहब की फौज में किया क्या? उन्होंने घर घर जाकर औरतों को फौज में भर्ती होने की जरूरत को समझाया और औरतों की एक फौजी टुकड़ी भी बनाई। वो उनको बंदूक चलाने और घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी देती थी। साथ ही साथ वे गोला बारूद, खाना वगैरह लड़ रही फौज तक पहुंचाती थीं। हिना, ये तो कोई खास बात नहीं। ऐसा तो उस वक्त की हजारों औरतों ने किया।